नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज के व्याख्यान का विषय है भारत में राज्यों की राजनीति। आज के व्याख्यान में 1990 से वर्तमान तक भारत में राज्यों की राजनीति की क्या दिशा रही है, क्या विशेषताएं रही हैं, उस पर चर्चा करूंगी। 1990 के पश्चात 2014 में पहली बार एक हमें ऐसी स्थायी सरकार देखने को मिली जो कि यद्यपि यह भी गठबंधन की सरकार थी, पर वह बहुमत हासिल करने के बाद बनी हुई सरकार थी। केंद्र सरकार में दो गठबंधन प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए। पहला गठबंधन के रूप में था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट और दूसरे गठबंधन के रूप में था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जहां पर प्रथम गठबंधन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था, वहीं पर यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा किया गया था। समय समय पर दोनों गठबंधनों के द्वारा केंद्र में सरकारों का गठन किया गया और सरकारों को चलाया गया। यह समय था जहां पर कि कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आ चुकी थी। उससे पहले का युग है जहां पर कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच में अदला बदली की समय रहा, कभी कांग्रेस कभी गैर कांग्रेसी दल। लेकिन 1990 के पश्चात की यदि हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति में जो स्थिति उसे प्रारंभ के 2 दशकों में प्राप्त थी, उसमें तीव्र रूप से हम कहें तो उसके जो प्रभुत्व था उसमें तीव्र गति से कमी आई और वह न केवल राज्यों में उसकी सरकारें सिमटने लगी, वहीं केंद्र में भी केंद्र में कांग्रेस सरकार के ऑप्शन के रूप में दूसरा जो अलायंस था, गठबंधन था, उसकी सरकारों का गठन होना आरंभ हो गया। एक बहुदलीय व्यवस्था का उदय हुआ। यह बहुदलीय व्यवस्था थी जो भारत में क्षेत्रीय, भाषाई, सांस्कृतिक स्तर की जो आकांक्षाएं थी, ये उनका परिणाम थी। हर राज्य में यद्यपि भारत में जितने भी राज्य हैं वो एक ही संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत, प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत, कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं, परंतु प्रत्येक राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति, उसकी सांस्कृतिक, उसकी आर्थिक, उसकी सामाजिक स्थिति प्रत्येक राज्य की भिन्न भिन्न है। वह उनके आधारों पर राज्यों को समझने के लिए या राज्यों की राजनीति को समझने के लिए उन परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक हो जाता है। इसी का परिणाम था कि उन क्षेत्रीय आवश्यकताओं को राज्य आधारित जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा करने के लिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था का निरंतर विकास हो रहा था, या हम कहें कि वह और सबल होती जा रही थी। यह अस्थिरता का युग था जहां पर कि जो गठबंधन सरकारें थीं उनको क्षेत्रीय दलों के द्वारा यद्यपि समर्थन प्राप्त किया जा रहा था, पर कभी यह समर्थन सरकारों के अंदर रहकर प्रदान किया जाता था और कभी यह समर्थन सरकार के बाहर रहकर ही प्रदान किया जाता था। जो सरकारें बनी, कुछ सरकारें निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को स्वीकार करते हुए बनी थी, परंतु कुछ सरकारों का जो गठन था वह समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था, क्योंकि चाहे वह अलायंस हो, चाहे वह एनडीएफ वाला अलायंस हो, चाहे वो यूपीए वाला हो, दोनों ही यह बेहतर समझते थे कि अब जो समय है उसमें बिना क्षेत्रीय दलों की सहयोग के केंद्र में सरकारों का गठन असंभव है। इसलिए जो क्षेत्रीय दलों का महत्व है वह निरंतर बढ़ता जा रहा था, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो राज्यों की राजनीति थी वह दिन प्रतिदिन और मुखर होती जा रही थी, और जो केंद्रीय स्तर पर जो संसद का गठन हो रहा था वह एक तरीके से त्रिशंकु संसद थी, यह हंग पार्लियामेंट बन रही थी, जहां पर कि किसी एक दल का
को बहुमत प्राप्त नहीं था, बल्कि बहुत सारे दलों के सहयोग से ही संसद का गठन हो रहा था। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर भारत में जो एक नई परंपरा विकसित हो रही थी वह थी वंशवाद का। यह वंशवाद न केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी एक प्रमुख रूप से उभर रहा था, पर जहां पर राजनीतिक दलों का गठन व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया था, धीरे धीरे अब यह राजनीतिक दलों का आगे बढ़ाना उन्हीं के परिवार के सदस्यों के द्वारा उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो यह ऐसे वंशवाद का युग था जिसने भारत में केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर राजनीति को प्रभावित करना आरंभ कर दिया था। और यह जो व्यवस्था विशेषता थी, ये जो शुरू हुई थी उस समय से लेकर ये वर्तमान में और भी अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और इसको अगर और भी प्रत्यक्ष रूप में इसका उदाहरण देखना है तो इसमें भारत में राज्यों में होने वाले चुनावों का यदि विश्लेषण किया जाए तो उसको और बेहतर तरीके से उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो जो क्षेत्रीय दलों की भूमिकाएं थी अब वह राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जा चुकी थी और दोनों ही फ्रंट इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बिना अब सरकारों का गठन संभव है। यह थी भारत में इसके पश्चात की 1990 के पश्चात की जो राज्य राजनीति है वह जो उभर कर आई थी उसमें था कि राज्यों में जो सरकारों का अब गठन होना आरंभ हुआ था उसमें सुशासन एक प्रमुख मुद्दा होने लगा, जहां पर जो पहले के चुनाव है या जो सरकारों के उद्देश्य हैं या सरकारों के घोषणा पत्र रहे राज्य स्तर पर केंद्रीय स्तर पर जो राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र रहते थे उसमें विकास के मुद्दे होते थे, लेकिन व्यवहारगत उतने वह सबलता नहीं प्राप्त कर रहे थे। अब जहां पर सुशासन का मुद्दा एक चुनावी मुद्दे के साथ साथ व्यवहार में भी प्रयोग में लाए जाने लगा था। इस विशेष रूप से बात करें जहां से आरंभ होता है, गुजरात का मॉडल सामने है, बिहार का मॉडल सामने है। इसके पश्चात यह दूसरे राज्यों के द्वारा भी स्वीकार किया जाने लगा कि जहां पर घोषणा पत्र में सुशासन की बात की जाने लगी वहीं उसके साथ साथ विकास को भी प्रमुखता प्रदान की जाने लगी। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा भी जो 20वीं सदी के अंतिम दशक में जो मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी उसमें इसी पर विचार किया गया था कि भारत में किस तरीके से सुशासन को लाया जा सकता है, क्योंकि सुशासन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों में इसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और IMF के द्वारा और भी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन थे जो देशों को सहायता प्रदान करते थे और वहां पर राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की बात करते थे, तो सुशासन एक प्रमुख स्थान अंतरराष्ट्रीय फलक पर लेता जा रहा था। उसने भारतीय राजनीति में भी अपना प्रवेश कर लिया था और यह प्रवेश केवल संस्थाओं तक ही सीमित न रहकर अब यह चुनाव का मुद्दा भी बनने लगा था। और चुनाव के मुद्दे के बनने के बाद जो राज्यों में सरकारों का रिपीट होना, एक ही राजनीतिक दल का बार बार आना, वह इसी का परिणाम है कि सरकारों का जो गठन है वह उनके कार्यों के आधार पर किया जाने लगा। तो जो एक प्रक्रिया थी आरंभ हुई थी वह एक अब और प्रमुख या प्रबल रूप लेती जा रही थी। केंद्र एवं राज्यों के मध्य भी संबंध पिछले कुछ दशकों में बेहतर बने हैं, जहां पर केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति शासन का न्यूनतम प्रयोग किया गया है तथा राज्यों में चुनी हुई सरकारों को एक प्रमुखता प्रदान की गई है। जो राष्ट्रपति शासन का बहुत छोटे आधारों पर प्रयोग किया जाता था वह अब लगभग न के बराबर हो गया है। विशिष्ट परिस्थितियों में ही यह प्रयोग में लाया जाता है। तो इसी का परिणाम है कि अब केंद्र और राज्य के मध्य संबंध बेहतर बन रहे हैं। यह
बेहतर संबंध, जहां पर भारत में राज्यों की स्थिति को मजबूत करते हैं, राज्यों का केंद्र के प्रति विश्वास बढ़ाते हैं, वहीं भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की को भी मजबूत करते हैं। तो यही मजबूती केंद्र और राज्यों के जो मध्य संबंध हैं वो बेहतर है। दलों का वर्तमान में जो उद्देश्य है वह जनता का कल्याण है। जनता का कल्याण किस तरीके से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, लोगों का विकास कैसे हो, उनको विकास आधारित नीतियों का निर्माण कैसे किया जाए, यह प्रमुख उद्देश्य सरकारों का पाया जाता है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, उसी का आधार है। इसी के साथ साथ जो जमीनी स्तर से में भारत में लोकतंत्र को प्रोत्साहित किया गया है, इसका प्रमुख उदाहरण हमें जो भारत में 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन है उसके माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है। दोनों ही संवैधानिक संशोधन भारत में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और लोकतंत्र को जमीनी आधार पर मजबूत करते हैं। यद्यपि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए, लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए भारत में संविधान में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के माध्यम से या इन संशोधनों की यदि प्रमुख विशेषता की हम बात करें तो जहां पर यह ग्रामीण स्तर पर लोगों की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करता है, आवश्यकता आधारित नीतियों को इंश्योर करता है, वहीं उसके साथ साथ समाज का जो एक वर्ग अभी मुख्य धारा से दूर है या जिसका नीति निर्माण में अभी तक सहभागिता कम रही है, उनको भी यह सहभागिता का अवसर प्रदान करता है। ये संवैधानिक संशोधन भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित करते हैं। आरक्षित करने के आधार पर अब यह वर्ग अपना सहभागिता सुनिश्चित कर पाते हैं। जो भी नीतियां बनती हैं उनमें या जो भी संस्थाओं का गठन होता है स्थानीय स्तर पर, उनमें अब इन वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित होती है। निश्चित रूप से यह संवैधानिक संशोधन भारत में या भारत के स्वतंत्रता के पश्चात में भारत के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे और निश्चित रूप से इसके जो परिणाम हैं वह दिखने लगे हैं कि भारत में जो अब ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वह दिन प्रतिदिन समृद्ध होती जा रही है, लोगों की सहभागिता बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं और समाज का सभी वर्ग उस स्तर पर अब निर्णय निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। राज्यों में अभी भी गठबंधन की सरकारें बनती रही हैं। यह गठबंधन की सरकारें या तो प्रमुख रूप से किसी दल विशेष के द्वारा बनी हैं या क्षेत्रीय स्तर पर बनी हैं। भारत में राज्यों में जो गठबंधन सरकारों की विशेषता रही हैं उसमें प्रमुखतया 3 प्रकार की सरकारें हमें देखने को मिलती हैं। ये 3 प्रकार की सरकारें हैं। प्रथम प्रकार में या प्रथम वर्ग में वो सरकारें हैं जो या तो कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई गई हैं या बीजेपी के द्वारा बनाई गई हैं। ये राज्यों में सरकारें का स्वरूप रहा है। दूसरे वर्ग में वे सरकारें हैं जो या तो कांग्रेस के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकारों का गठन किया गया है। तीसरे वर्ग में वो सरकारें हैं जो कि क्षेत्रीय स्तर के दलों ने अपने अपने दम पर सरकारों का गठन किया है या इसी के साथ साथ वो भी सरकारें हैं जिन्होंने कि अपनी कार्य प्रणाली के आधार पर, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर
तीन, चार या उससे अधिक भी सरकारें लगातार एक ही दल की बनती रही हैं। वर्तमान में भी यदि हम सरकारों का राज्य स्तर पर विश्लेषण करें तो प्रमुख रूप से यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ भारत में इस समय पर जो एक सौदेबाजी की व्यवस्था रही है, केंद्र और सरकार, राज्यों की सरकारों के मध्य, क्षेत्रीय दलों के मध्य, इस सौदेबाजी की व्यवस्था ने केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर जो राजनीति है उसको प्रभावित किया है, जहां पर राजनीतिक दल स्थिति में कमजोर होने के बावजूद भी दूसरे दलों को सहयोग प्रदान कर अपनी सरकार में सहभागिता सुनिश्चित कर लेते हैं। तो यह भी भारतीय राजनीति का एक प्रमुख विशेषता रही है। 2014 से यदि वर्तमान तक हम बात करें तो अब भारत में एक ऐसे सरकार का गठन है जो कि बहुमत पर आधारित है। बहुत लंबे समय के पश्चात, लगभग 2 दशकों के पश्चात या उससे भी अधिक के समय अगर लिया है, तो अब भारत में वर्तमान में वर्तमान में स्थिर सरकार है, जो बहुमत की सरकार है, और यह बहुमत की सरकार ही भारत में सहयोगी संघवाद को लेकर आगे बढ़ रही है। वर्तमान में जो सरकार का नेतृत्व है कर रहे हैं, उन्होंने इसी बात पर बल दिया है कि वर्तमान में यह समय की मांग है कि केंद्र एवं राज्य दोनों साथ मिलकर जनता के विकास के लिए आगे बढ़ें। जो राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर विशेष सहायता प्रदान की जाएगी और इस सहायता के आधार पर राज्यों में विकास को गति प्रदान की जाएगी। यदि राज्यों में किसी भी आपदा की स्थिति आती है, उस आपदा की स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार के द्वारा जो कदम है वह उठाए जाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों के साथ बेहतर संबंध बनाए जाएंगे। तो यह भारत की संघात्मक व्यवस्था को सहयोगी संघात्मक व्यवस्था की तरफ लेके जाते हैं। समय के साथ साथ राज्य सरकारों के द्वारा यद्यपि अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, लेकिन समय समय पर राज्य सरकारों के द्वारा और स्वायत्तता की मांग की जाती रही है। यदि हम दिल्ली का जो कि एक विशेष दर्जा प्राप्त है, वहां पर भी सरकार के द्वारा विशेष अधिकारों को लेकर या और अधिक अधिकारों की शक्तियों की मांग समय समय पर उठती रही है। सरकार जो राजनीतिक संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं, कार्य कर रही थे या स्थापित हैं, और जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसका भी भारत में और अधिक लोकतांत्रिकरण हो रहा है। लोकतांत्रिकरण का अर्थ है कि अब इन संस्थाओं में किसी वर्ग विशेष की ही सहभागिता नहीं है, बल्कि समाज का हर वर्ग अपनी सहभागिता रखता है। यह सहभागिता वह अपनी जागरूकता के कारण, इसी के साथ साथ वह अपने उसको जो संवैधानिक व्यवस्था प्रदान की गई है आरक्षण के कारण, इसी के साथ साथ लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप अब राज्यों में या केंद्र में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वह अधिक लोकतांत्रिक होती जा रही हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होती जा रही है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं होना जितना महत्वपूर्ण है, वह प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तभी सही रूप में वे लोकतांत्रिक संस्थाएं कहलाती हैं। तो समाज के हर वर्ग की भूमिका अब राजनीतिक प्रक्रिया में सुनिश्चित हो रही है। जो सरकारों का एजेंडा है, सरकार जिन आधारों पर कार्य कर रही हैं, वह आधार भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि अब विकास पर अधिक बल है, कि जो आम जनता है वह सरकारों से अपेक्षा करती है
कि वह किसी भी दल की सरकार हो, वह लोगों का विकास करे, लोगों का विकास हो। तो उस राज्य सरकारों के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है राज्य में विकास करना। यह विकास करना, अधिक सुविधाएं प्रदान करना, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, इसी के साथ साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। निश्चित रूप से पिछले कुछ चुनावों के दौरान यह विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि वही सरकारें अधिक सफल रही हैं, लोगों के द्वारा पसंद की गई हैं तथा जनता के द्वारा उन राज्यों में उन्हीं सरकारों को 2 से अधिक बार दोहराया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिन सरकारों ने लोगों के विकास के लिए कार्य किया है। पिछले अगर जो अभी हाल के चुनाव दिल्ली में हुए हैं उनमें यदि मूल जो राजनीतिक दलों का मूल एजेंडा था वह था लोगों के विकास की बात करना। तत्कालीन सरकार ने जब चुनावों के लिए बात की तो उन्होंने जो प्रमुख मुद्दे थे उनको लोगों के समक्ष रखा। बिजली की व्यवस्था, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर यातायात की व्यवस्था, बेहतर लोगों को बिजली पानी की व्यवस्था, मीन्स जो आम आदमी के डेली रूटीन की उसकी जो आवश्यकताएं हैं वह कैसे पूरी हो, वह उन समस्याओं से कैसे निजात पा सके, यही उद्देश्य है। इसी का परिणाम है कि जनता के द्वारा उस सरकार को दोबारा से जिताकर राजनीतिक पार्टी के प्रति लोगों ने अपना विश्वास दर्शाया है। यह केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि उससे पहले यदि हम गुजरात के में चुनावों का विश्लेषण करें, सरकार के कार्यों का या परफॉर्मेंस का विश्लेषण करें, बिहार में विश्लेषण करें तो इसको स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि जहां जहां पर सरकारों ने, राज्य सरकारों ने विकास के मुद्दे को प्रमुखता प्रदान की है वो सरकारें निश्चित रूप से और बेहतर बहुमत के साथ या और अधिक मजबूती के साथ उभर कर सामने आई हैं। अब जो चुनाव के मुद्दे हैं वो जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग से हटकर विकास की बात करते हैं। यही जो दूसरी चीज है, अब सरकारें सुशासन की बात करती हैं कि किस तरीके से वे बेहतर शासन व्यवस्था प्रदान कर सकती हैं। सरकार चलाना निश्चित रूप से एक सरकार कार्य है, पर किस प्रकार से बेहतर शासन व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है, कैसे सरकारें बेहतर तरीके से कार्य करेंगी, यह एक प्रमुख विशेषता है जो आम जनता सरकार से अपेक्षा करती है। अब राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में समय समय पर जहां वह लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने की बात करती हैं, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करती हैं, वहीं विधि के शासन पर बल देती हैं, वहीं वह पारदर्शिता पर बल देती हैं, वहीं वह उत्तरदायित्वता पर बल देती हैं, वहीं वह उनकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल देती हैं। तो यही जो राज्यों की राजनीति है, अब वह कुछ विषयों के इर्द, कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द ही न घूमकर वह अब एक व्यापक रूप लेती जा रही है। वो जो सरकारें हैं, राज्य की राजनीति है, वह केवल राज्यों तक ही सिमट कर न रहकर वह केंद्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जहां पर भारत में विदेश नीति निर्धारण का कार्य यद्यपि केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, परंतु पिछले कुछ दशकों से यह भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि राज्यों की सरकारें केंद्रीय स्तर पर विदेश नीति निर्धारण में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। यह भूमिका विभिन्न माध्यमों से वह सरकार को चाहे परामर्श देकर है, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा
उनसे संपर्क स्थापित करके है, उनके सुझाव लेकर है, यह इन माध्यमों से राज्यों की जो शक्तियां हैं या राज्यों का जो कार्य क्षेत्र है वह निश्चित रूप से बदलता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में या दशकों में अगर हम कहें तो यह प्रवृत्ति भारत में और अधिक बलवती होती जा रही है या मजबूत होती जा रही है। भारत में जो भी सामाजिक रूप से लोगों के आंदोलन के रूप में उनकी आवाजें उठकर आई हैं, चाहे वह राजनीतिक आंदोलन रहे हैं, चाहे वह आर्थिक आंदोलन रहे हैं, चाहे वह किसानों के मजदूरों के आंदोलन रहे हैं, और प्रमुख रूप से यदि हम आंदोलनों की बात करें तो 80s के दशक की हम बात करें, जो आंदोलनों का नेतृत्व राजनेताओं के द्वारा किया गया था, जिसमें शासन व्यवस्था बेहतर बनाने की बात की गई थी, यही आंदोलन पिछले कुछ वर्षों पूर्व भी हमने देखे थे, जिन्होंने कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किस तरीके से भारत का जनमानस एक साथ होकर शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक आंदोलन के रूप में, एक ऐसा आंदोलन जो बिना किसी वर्ग के, बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग के इस प्रकार से बढ़कर, जिसने भारतीय राजनीति को या भारतीय सरकार को सोचने पर मजबूर किया। तो इन आंदोलनों ने भी भारत में एक राज्यों की राजनीति को प्रमुखता प्रदान की है। वर्तमान में अगर जहां पर सारा विश्व वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, हम सभी जानते हैं पिछले कुछ महीनों से अब पूरा विश्व में कोरोना महामारी इस तरह से फैली हुई है जहां पर कि ना कोई देश इससे बचा हुआ है और ना कोई क्षेत्र बचा हुआ है। आज दुनिया के लगभग सब देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। न केवल आर्थिक हानि हो रही है बल्कि लोगों की जानें भी जा रही हैं। ऐसी स्थिति ने भारत की राजनीति को प्रभावित किया है। भारत में न केवल केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक और प्रमुख होकर या प्रबल होकर सामने आई है, जहां पर कि महामारी से लड़ने के लिए, उससे बचाव के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वह भारत के नेतृत्व को दर्शाते हैं। उसी के साथ साथ भारत में राज्यों में जो नेतृत्व है उसकी भूमिका भी एक नए रूप में उभर कर सामने आई है। यद्यपि महामारी से लड़ने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अपने अपने जो राज्यों में राज्य सरकारें जो भी कदम उठाएंगी महामारी से लड़ने के लिए, वो उनके लिए, उस बीमारी से निपटने के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदम होंगे। परंतु केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे वह पूरे देश के लिए होंगे। तो वर्तमान सरकार के द्वारा यह एक बेहतर व्यवस्था की गई है कि जो भी स्टेप्स इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए भारत में उठाए जा रहे हैं, समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों की नीति निर्माण में या जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। यद्यपि इस कोरोना के काल में जहां पर सरकारों के मध्य आपस में आमने सामने बैठकर तो बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन आभासीय सभाओं के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, राज्य स्तर के नेतृत्व के द्वारा निरंतर बैठकर बात करके इस महामारी से निपटने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वह निश्चित रूप से भारत में केंद्र एवं राज्य के संबंधों को मधुरता प्रदान करते हैं और सहयोगी संघवाद की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। राज्यों की सरकारें निश्चित रूप से अपने अपने राज्य में प्रमुख रूप से उभरकर सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दशकों में जो भारत में राज्यों की राजनीति रही है वहाँ राज्य विशेष में उभरता हुआ नेतृत्व है। अगर हम मुख्यमंत्रियों की बात करें, नेतृत्व की बात करें, जयललिता, इसमें ज्योति बासु हैं, ममता बनर्जी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और
मायावती जी, ये बहुत सारे, और वर्तमान में केजरीवाल जो दिल्ली की सरकार में मुख्यमंत्री हैं, इतने सारे नेतृत्व उभर कर सामने आया है जिसने राज्यों की राजनीति को एक नया आयाम प्रदान किया है। यह वे राजनीतिक दल हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर जिनका गठन किया गया था और क्षेत्रीय स्तर पर ये राजनीतिक दल कार्य करते हुए अब राज्य स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये उभरते हुए वो नेतृत्व हैं या वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने न केवल राज्यों में स्थिर सरकारें दी हैं, अपने दल के आधार पर राज्यों में सरकारों का गठन किया है, बल्कि उन सरकारों को मजबूत तरीके से चलाया है और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे हैं। क्योंकि देश ने लंबे समय तक कुछ सरकारों के या कुछ राजनीतिक दलों का ही प्रभुत्व रहा था। कांग्रेस दल का प्रभुत्व रहा था, उसके बाद जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो राज्यों में ये उभरती हुई व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों ने राज्यों में लोगों के मध्य विश्वास पैदा किया है कि जो उनकी क्षेत्रगत आवश्यकताएं हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, समय के अनुसार जो उनकी मांग है उनको पूरा किया जाएगा। इसी के आधार पर राज्य की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में अध्ययन की दृष्टि से भी अब राज्य की राजनीति प्रमुखता प्राप्त कर रही है। यह राज्यों की राजनीति जहां पर विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से, जहां पर राज्य विशेष के संदर्भ में अध्ययन किए जाते हैं, राज्यों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किए जाते हैं, राज्यों के चुनावों का विशिष्ट रूप से राज्यवार विश्लेषण किया जाता है, वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं, किस प्रकार से जहां पर समानताएं हैं, राज्यों की मध्य समानताएं हैं, वो किस प्रकार से विकास कर रहे हैं, और यदि राज्यों में विकास की गति अभी धीमी है तो किस प्रकार से उस गति को तीव्र किया जा सकता है, राज्यों के मध्य क्या समानताएं हैं और उन समानताओं के आधार पर किस प्रकार से सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। अब ये अध्ययन के प्रमुख विषय बनते जा रहे हैं। ये अध्ययन के विषय न केवल भारतीय अध्येताओं के द्वारा या भारतीय अकादमिक जगत में अब स्थान पा रहे हैं, बल्कि भारत के बाहर जो एशिया में या विशेषकर भारत की रुचि में, भारत की राजनीति में रुचि रखते हैं, वो भी इनके राज्यों की राजनीति की तरफ अब अपना रुख कर रहे हैं और इस पे आलेखों के साथ साथ, शोध पत्रों के साथ साथ वह पुस्तक लेखन कार्यों में भी की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय राजनीति को समझने के लिए भारत में राज्यों की राजनीति को समझना भी आवश्यक है। यद्यपि जो पूर्व धारणा थी वह थी कि भारत में राजनीति को समझने के लिए जो केंद्र स्तर पर संस्थाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय राजनीति के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे और भारतीय राजनीति को उस परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकेगा। परंतु बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ने, बदलती राज्यों की राजनीति ने, उभरते हुए राज्यों के नेतृत्व ने, नए राजनीतिक मुद्दों ने, राज्यों में चुनाव के बदलते मुद्दों ने और राज्य स्तर पर जो नीति निर्माण सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, उसने अब यह निश्चित रूप से निश्चित कर दिया है कि भारत में यदि राज्यों की राजनीति को समझना है तो राज्य विशेष के संदर्भों में ही राजनीति को समझा जा सकता है। उस राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उस राजनीति को समझा जा सकता है। यदि
राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्रीय राजनीति को समझना है, भारतीय राजनीति को समझना है, तो उसके लिए भी भारत में राज्यों की राजनीति को समझना आवश्यक है, क्योंकि राज्यों की राजनीति अब केंद्र की राजनीति को प्रभावित करती है। एक वह समय था जहां पर केंद्र की राजनीति राज्यों की राजनीति को निर्धारित करती थी, उसको प्रभावित करती थी, दिशा प्रदान करती थी। परंतु पिछले कुछ दशकों में जो राजनीति की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन ने भारत में जो केंद्र की राजनीति थी उससे शिफ्ट करके राजनीति का केंद्र राज्यों में ला दिया है। अब राज्य भी केंद्र शक्ति का केंद्र हैं, वह केंद्रीय स्तर की राजनीति को प्रभावित करते हैं, दिशा प्रदान करते हैं और उसे एक नई दिशा की तरफ लेकर जाते हैं। राज्यों की राजनीति केंद्र की राजनीति को प्रभावित करने के साथ साथ उसके मध्य एक संबंध स्थापित करती है। तो अध्ययन की दृष्टि से भी अब राज्यों की राजनीति एक मुखर रूप ले रही है और बहुत सारे संस्थान, जो शोध संस्थान हैं वह भी, सरकारी संस्थान भी और जो निजी संस्थान भी, निजी अध्येता भी और जो शिक्षण जगत से जुड़े हुए हैं, शोध जगत से जुड़े हुए हैं, अकादमिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वह भी राज्यों की राजनीति को समझने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, न केवल चुनावों के दौरान बल्कि बीच में भी जो कार्यकाल होता है वहां पर भी वह न केवल सरकार की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं, बल्कि वह उनके आधार पर कुछ जो पैरामीटर्स हैं, दो मापदंड हैं, उनके आधार पर राज्य की राजनीति का विश्लेषण करते हैं। तो यह सब परिप्रेक्ष्य भारत में राज्यों की राजनीति को एक प्रमुख स्थान दिलाता है और यही स्थान के परिणाम स्वरूप अब भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला यह विषय एक मुख्य प्रश्न पत्र के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। और यह इसके साथ साथ जो लोग भारत में राज्यों की राजनीति में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी यह क्षेत्र दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण हो जाता जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में राज्यों की राजनीति और भी सारगर्भित हो रही है। धन्यवाद।